हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। तो आज हम यहाँ पर भारत का भौतिक स्वरूप जिसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और फर्स्ट पार्ट हम इसका दे चुके हैं। तो इसमें सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही आपके लिए यूज़फुल रहने वाले हैं। तो प्लीज़ पूरी वीडियो को ध्यान से देखें, सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद करें, बार बार रिवीजन करें। और हाँ, बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखने वाले बच्चे ज़्यादा हैं लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता है, तो प्लीज़ इतना तो सपोर्ट आप कर ही सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप, इसमें सबसे पहले है मालवा का पठार। मालवा का पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश एवं दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा पठार किस राज्य में पड़ता है, कहाँ पर पड़ता है, तो इसका आपको जानकारी होनी चाहिए। तो मालवा का पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश एवं दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में है, जो ज्वालामुखी चट्टानों से बना है। इससे चंबल और बेतवा नदी निकलती है। ये भी ध्यान रखना है, चंबल और बेतवा नदी कहाँ से निकलती हैं, तो ये मालवा के पठार से निकलती हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर विंध्याचल का पठार। ये विंध्याचल का पठार कहाँ पर है, तो ये झारखंड, उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व राजस्थान में फैला हुआ है। जो विंध्याचल का पठार है वो किसी एक राज्य में नहीं है, बल्कि झारखंड, उत्तर प्रदेश और दक्षिण पूर्व राजस्थान में फैला हुआ है। और ये किससे बना हुआ है, तो परतदार चट्टानों से बना हुआ है। विंध्याचल का पठार परतदार चट्टानों से बना हुआ है। मालवा का पठार किससे बना था, ज्वालामुखी चट्टानों से बना था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये ही उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। कौन सा पठार है जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करता है, तो ये विंध्याचल का पठार है। मैकाल का पठार ये कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है मैकाल का पठार, जिसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है, अमरकंटक। अमरकंटक की पहाड़ियाँ आपने नाम सुना होगा, तो इसकी सर्वोच्च जो चोटी है मैकाल पठार की, ये अमरकंटक है। और ये एक ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत आप जानते होंगे किसको कहते हैं, जो काफ़ी दिनों तक जिसमें से क्या नहीं निकलता, बाहर लावा नहीं निकलता है, उसको ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। तो ये मैकाल का पठार है। छोटा नागपुर का पठार, ये छोटा नागपुर का पठार ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भारत का रूर कहा जाता है। छोटा नागपुर का जो पठार है ये भारत का रूर कहा जाता है। और ये भारत का सबसे संपन्न क्षेत्र है, किस मामले में, खनिज भंडार की दृष्टि से। यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। खनिज पदार्थ जैसे सोना, चांदी, कोयला, पेट्रोलियम, तांबा, ये सारी चीज़ें। यानी कि खनिज पदार्थों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत का सबसे संपन्न क्षेत्र कौन सा है, छोटा नागपुर का पठार है। और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ ये मध्य प्रदेश में हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़। ये ध्यान रखना है, सतपुड़ा की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। और ये धूपगढ़ कहाँ पर स्थित है, महादेव पर्वत पर स्थित है। ताप्ती नदी यहीं से निकलती है, ये भी ध्यान रखना है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, तो ये सतपुड़ा की पहाड़ियों से ही निकलती है। और यही ताप्ती नदी कहाँ जा कर के गिरती है, अरब सागर की तरफ जाती है। तो ये ध्यान रखना है। पश्चिमी घाट ये ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यानी कि जो पश्चिमी घाट है ये गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी यानी कि तमिलनाडु तक फैला हुआ है। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसकी जो औसत ऊंचाई है 1200 मीटर है। इसकी सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी है, जो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कही जाती है। यानी कि सबसे ऊंची चोटी अगर दक्षिण भारत की देखें, उत्तर भारत में तो आप जानते ही हैं केटू है भारत की सबसे ऊंची चोटी, उसे हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था। अगर आपने लास्ट वीडियोस को नहीं देखा है जो जीके की है और हिंदी साहित्य की हैं, तो आप उनको भी देख लें। ये आपका क्रम से चल रहा है तो अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए, पश्चिमी घाट को किस नाम से और जाना जाता है, सह्याद्री नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। और 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो कि गोवा से गुजरती है, 16 डिग्री, ये ध्यान रखना है, 16 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है ये गोवा से गुजरती है, भारत के गोवा से। और पश्चिमी घाट को दो भागों में विभाजित करती है ये, एक उत्तरी सह्याद्री बोला जाता है और एक दक्षिणी सह्याद्री, ध्यान रखेंगे आप। और महाबलेश्वर जो है ये उत्तरी सह्याद्री की प्रमुख चोटी है, जिसका उच्चतम बिंदु कौन सा है, विल्सन पॉइंट। कौन सा है, विल्सन पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो महाबलेश्वर उत्तरी सह्याद्री की प्रमुख चोटी है जिसका उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। महाबलेश्वर से 5 नदियाँ निकलती हैं, ये भी ध्यान रखना है। महाबलेश्वर कहाँ पर पड़ती है? पश्चिमी घाट में पड़ती है। पूछ लिया जाए और थोड़ा सा डीप तो उत्तरी सह्याद्री में पड़ती है। कौन सी रेखा अलग करती है, कौन सी अक्षांश रेखा सह्याद्री को 2 भागों में विभाजित करती है? तो ये 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जो कि गोवा से गुजरती है। और महाबलेश्वर से 5 नदियाँ निकलती हैं, जो कौन कौन सी नदियाँ हैं? कृष्णा कृष्णा नदी है, सावित्री नदी, वेन्ना नदी, गायत्री नदी और कोयना नदी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पश्चिमी घाट के दर्रे। पश्चिमी घाट के दर्रे कौन से हैं? तो पश्चिमी घाट के मुख्य जो दर्रे हैं वो है थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और शेनकोटा। थाल घाट की जो लंबाई है 580 मीटर है। भोर घाट सबसे लंबा है, ये ध्यान रखना है। भोर घाट क्या है? सबसे लंबा है, तो ये 630 मीटर। पाल घाट की जो लंबाई है वो 305 मीटर है। शेनकोटा की लंबाई 280 मीटर है। तो ये पश्चिमी घाट के दर्रे हमने यहाँ पर देख लिए। चलिए नेक्स्ट, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है। और ये दक्कन का जो पठार है काली मिट्टी का क्षेत्र है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। और इसके पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। जो दक्कन का पठार है, दक्कन के पठार के पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है? विदर्भ कहा जाता है। धारवाड़ का जो पठार है ये कर्नाटक में पड़ता है। और धारवाड़ के पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदन और किसकी? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ये ध्यान रखना है। बाबा बुदन की पहाड़ी और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी किसके पश्चिमी भाग में है? तो ये धारवाड़ के पठार के दक्षिणी भाग में है, जो कि कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं ये तमिलनाडु में हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में हैं। ये पूर्वी घाट में पड़ती हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ, तो ये तमिलनाडु में है। ये भी एक ब्लॉक पर्वत है और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा। नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं उसकी सर्वोच्च चोटी डोडा बेट्टा है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ हैं। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय भाग में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ हैं। गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र को कौन सा तट कहा जाता है? कोंकण तट कहा जाता है। ये जो तट है ना, बड़े ही कंफ्यूज करने वाले हैं, कई बार पेपरों में आ चुके हैं। और जब हम एक साथ देखते हैं ना तो क्या होता है, भूल जाते हैं कि कौन सा कोरोमंडल तट है, कौन सा मालाबार तट है, कौन सा केंद्र तट है, हम सब। तो इसीलिए इसको अच्छे से आप ध्यान रखेंगे, याद कर लेना। तो गोवा से कर्नाटक का जो तट है उसको केंद्र तट कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। गुजरात से गोवा कोंकण तट। ग देखो थोड़ा सा टिक लगा लेना, गुजरात में ग और गोवा में ग, तो 2 बार ग हो गया। और कोंकण में 2 बार क हो गया, यानी कि ग और क ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, गोवा से कर्नाटक का जो तट है उसे केंद्र तट कहा जाता है। कौन सा तट? केंद्र तट कहा जाता है। और कर्नाटक के मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का जो तटीय क्षेत्र है उसे कौन सा तट कहा जाता है? तो मालाबार तट कहा जाता है। कर्नाटक के मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का जो तट है, ठीक है, गोवा से कर्नाटक का जो तट है उसे केंद्र तट कहा जाता है। कर्नाटक के मंगलुरु से शुरू होता है और कन्याकुमारी पर जाकर के जो खत्म होता है ये मालाबार तट कहलाता है। कोरोमंडल जो तट है ये पूर्वी घाट का हिस्सा है, पूर्वी घाट में है, तो इसको हम आगे पढ़ लेंगे। सालसेट द्वीप पर स्थित मुंबई, मुंबई का भी ध्यान रखना है। ये मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर है। और ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो बंदरगाह तो आप जानते ही होंगे। तो सालसेट द्वीप पर स्थित है मुंबई। और मुंबई सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला क्या है? महानगर भी है, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करते हैं। और प्लीज़ जाने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब करके जाएं, लाइक करके जाएं। और हाँ, आप कमेंट में बता सकते हैं कि ये आपके लिए जो वीडियोस हैं वो कैसी रहेंगी, सही हैं या नहीं है, कुछ कमी है, तो प्लीज़ बताने की कृपा करें। धन्यवाद।